मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था मुझे उससे डर लगता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत दफ़ा मना करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रोई जा रही थी, हालांकि आज मेरी शादी की रात थी। इस रात हर लड़की बहुत से अरमान और ख्वाहिश साथ लेकर अपनी एक नई जिंदगी की ख्वाहिश रखती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं इस कदर डरी हुई थी कि पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरीके से फट रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहीं छुप जाऊं, जहां मेरा पति मुझे ना देख सके। काश के मंजर मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाए। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंड पड़ रहे थे। खौफ की वजह से मुझे अपना दम घुटता हुआ नजर आ रहा था। जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे में दाखिल हो गए, उन्हें देखकर तो मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। डर की वजह से मैंने अपनी बेड की चादर को अपने हाथ से पकड़ा था। मैं बहुत बुरी हालत से गुजर रही थी। जैसे जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद कांपने लगा था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर उसने मेरे चेहरे को बहुत ही प्यार से देखने लगा। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे इतना ठंडा पाकर मुझसे कहने लगा, क्या बात है रुबीना, तुम इस कदर नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या वजह बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं। वह कहने लगा, फिर तुम इस कदर डरी हुई क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि मुझे इस रिश्ते से डर है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। मेरे हाथ पकड़कर मुझे तसल्लियाँ देने लगा। कहने लगा कि परेशान मत हो। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वह कहने लगा कि इसमें डरने की क्या बात है? मैंने कहा कि मुझे डर लगता है, पता नहीं कैसे होगा। वह कहने लगा, देखो ये सब तो सबके साथ होता है। मैंने कहा कि वह क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी। इसके बाद वह उठकर खड़ा हो गया था। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया था और अलमारी खोली और अलमारी से एक मेडिसिन लाकर मुझे दे दी और एक पानी का गिलास मुझे दे दिया और कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, ये गोली किस चीज़ की है? तो आमिर कहने लगा कि तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है, इसी गोली में है। आमिर की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। डर की वजह से मेरी जान निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी सारी परेशानियों का हल एक गोली कैसे हो सकती है। बहरहाल मैंने एक गोली खा ली थी। आमिर मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपने होठों पर लगाया। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा था। मैं ऐसी थी कि जैसे कि मुझ पर डर की वजह से कयामत टूट पड़ी थी। धीरे धीरे से उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया, लेकिन मैं डर की वजह से अपने आप को उससे छुड़वाने लगी थी। फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में एकदम से अंधेरा आने लगा है। मैं नींद के आगोश में जाने लगी थी। मैं चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेली मुझे लेकर बैठ गई थी कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी कि चंद दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए इसमें ज़रूरी है कि तुम इस रिश्ते के बारे में बता दें। मैं शादी के रिश्ते से बहुत ज़्यादा इनकार करने वाली थी, इसलिए जब मुझे इस रिश्ते के बारे में पता चला तो मुझे इस रिश्ते से डर सा महसूस होने लगा था। शायद उसके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, पति अपनी बीवी पर शादी की रात बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और तुम तो खैर ही मनाओ। तुम्हारा हसीन रूप देखकर तो तुम्हारे पति तुम्हारे साथ ये देखकर मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी ऐसी बातें मेरे होश उड़ाने लगी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरे दोस्त ने मुझे जो बताया था, मुझे उस रात से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं पर गायब हो जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने पति के कमरे में आने पर मैं बेहद ज़्यादा डरी हुई थी। पता नहीं वे मेरे साथ क्या करता, लेकिन आमिर ने मेरी बात को सुनकर उससे समझाने की कोशिश करी। उसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ देर में सो गई। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरे पति मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है, लेकिन सच इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। बहरहाल मैं जब उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से निढाल था। मेरे साथ लेटा मेरा पति फौरन से उठकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा कि पता नहीं, मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा था कि अपने चकराते हुए सर को पकड़ूं या अपनी दुखती हुई कमर को। मैं बैठकर मरहम लगाऊं। मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी हुई थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपना तकिया बेड पर लगाया और अपने आप को कमर को टेक लगा कर बैठ गई।
मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे एक बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ नरमी वाला मामला नहीं किया था। मैं चाहकर भी अपनी दर्द की शिद्दत को खत्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता हुआ देखकर आमिर उठकर बैठ गए। कहने लगा, देखो ये सब कुछ तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान अपने कैसे जज्बात को काबू कर पाता है। और फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी। और फिर मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर उठकर बाथरूम में जा चुका था, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊँ। आमिर अपने घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता हयात न थे। पहले तो मेरे माता पिता इस रिश्ते पर राजी ही नहीं थे। कहने लगे, अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ में नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माता कहने लगी कि ये नौजवान अच्छा खाता कमाता है, अपना घर है। अब अगर उसके माता पिता हयात नहीं हैं तो इसमें इसका क्या कसूर। आपने अच्छे से छानबीन तो करवाई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुस्ख नहीं निकाला। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं आएगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने के भी काबिल नहीं रहूंगी। आमिर जब नहा कर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर को संभालना है। मुझे उसकी बात पर एतराज़ ना था, लेकिन मुझे अपने आप उस वक्त काबिल नहीं लग रहा था कि उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे कहकर वह कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी से उठकर बाहर आओ। मेरे लिए नाश्ता बनाकर जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूं थी कि टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखा, नहा धोकर कमरे से बाहर निकल आई। आमिर लॉन्च में बैठा था, अपना फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रहा था, लेकिन जो बातें वे कर रहा था उसे मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। वे गुजरी हुई रात के लम्हे न जाने किससे बता रहा था। मैं भी बड़े बेबाक अंदाज में से फ़ौरन से नज़र झुकाए किचन में चली गई। मुश्किल ही मैंने अपना और आमिर का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए आमिर से ये बात कही। मैंने कहा, आमिर मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है, इसलिए मैं शायद रात को आपके वक्त ना दे सकूं। आमिर उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते हुए रुककर कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज़ नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी, मैं शायद मजीद इस बात की उम्मीद ना दे सकूं। लेकिन आमिर मेरी हर अज़ियत से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर आमिर ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, किस चीज़ की दवा है। कहने लगा, ये जल्द पेट से हो जाने की दवा है। ये सुनकर मैं कुछ देर तक उसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे। अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे। वे मुझे पेट से होने की मेडिसिन दे रहा था। मैंने कहा कि अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा। वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि मैं और वक्त और साल बर्बाद करूं, यही देखता रहूं कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर मैं तुम्हें मेडिसिन खिलाने। यह कहकर उसने मेडिसिन मेरे मुंह में डालते पानी का गिलास हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर दवाई अपने अंदर उतारी, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब गुजरती रात वाली गंदगी मेरी आंखों के सामने आने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती, अगर यह दूसरी मेडिसिन थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी। मैं गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी के आलम में भी मैं अपनी चीख मुझे अपने कानों से सुनाई दे रही थी, क्योंकि मेरी कमर में दर्द उठता। दर्द की इतनी शिद्दत की गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। इस बार मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैं आमिर को उठा दिया। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत तकलीफ है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, डॉक्टर के पास चले। लेकिन वो बेजार सूरत बनाकर कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा हुआ है, तुम क्यों मेरी नींद को ख़राब कर रही हो। मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूँ, तुम वह खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी, जिसे खाकर मेरे दर्द में बस ज़रा सी ही फ़र्क हुआ। इतना कि मैं सो गई, लेकिन जैसे ही मैं सुबह हुई तो दर्द की शिद्दत फिर से बढ़ने लगी। अब तो ये रोज़ का मामूल बन चुका था। मुसलसल 8 दिन से मैं ऐसी तकलीफ़ से गुजर रही थी, लेकिन आमिर को तो जैसे मेरी तकलीफ़ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन मैं ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा कि मुझे मायके छोड़ दो। मुझे आमिर से दूर रहने का बस यही एक बहाना था। वे कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें
कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर उस औलाद कितनी जल्दी क्यों है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही होती है, औलाद का हो जाना मेरे इख्तियार में तो नहीं। 8 दिन में मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खा खा कर अब तो मेरा दिमाग भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं आमिर से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी नहीं मानता। कहता था कि डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देंगे। लेकिन एक बार जैसे ही मैं घर से बाहर गई, मैं अपनी अम्मी को बुला लिया। उसके साथ मैं एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उनसे की शिकायत, कहा मेरा हाथ अभी भी अपनी कमर पर था। मैं 8 दिन से मुसलसल ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरे चेक किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। जो बात मुझे डॉक्टर ने बताई सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई। मैंने नाम में सर हिलाया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वे कहने लगी मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर मुझसे पूछने की क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है। मैंने नाम में सर हिला दिया, क्योंकि आमिर तो रोज़ मुझे जल्दी से पेट से होने वाली दवाई खिला देता है, जिसको खाते ही मैं नींद की गिरफ्त में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात पर सुनकर आमिर पर शक होने लगा। वे कहने लगी कि अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो तुम्हें नींद की दवा देकर क्यों रिश्ता कायम करता है, इसकी क्या वजह है। इस तरह से सवाल सुनकर मुझे आमिर पर शक होने लगा। लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि क्या सच है, क्योंकि मुझसे पहले भी कई बार वह मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वे मेरी एक नहीं सुनता था, ज़बरदस्ती से मेरे मुंह में मेडिसिन डाल देता था और पानी का गिलास मुझे लबों पर लगा देता था। अपने सामने में मुझे मेडिसिन खिलाता था। डॉक्टर कहने लगी कि अच्छा ऐसा करो कि मुझे उस मेडिसिन का नाम बताओ। तब मैंने सोचा कि मुझे तो उस मेडिसिन के नाम के बारे में भी नहीं पता। आज तक आमिर ने मुझे वह मेडिसिन दिखाई ही नहीं। वह तो अपनी अलमारी से वह दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन मैं जब ये बात डॉक्टर को बताई तो हंसने लगी। कहने लगी ऐसी कौन सी दवाई से तुम्हारा पति इतना छुपा कर रखता है और रोज़ाना तुम्हारे इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है। तुम अपने पति की हरकतों पर ज़रा गौर करो तो तुम्हारी मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। डॉक्टर मुझे ये सारी बातें कह रही थी। मैं उस वक्त अकेली उस लेडी डॉक्टर के कमरे में बैठी थी। मेरी अम्मी कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर पहुंची। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, तुम्हारे सर पर तो सास ससुर और ननंद की जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम्हारा पति भी तुमसे मोहब्बत करता है। 8 दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली, तुम्हारी रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। अब मैं अपनी अम्मी को क्या बताती कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा पति किसी वहशी जानवर से कम न था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता था। मेरी अम्मी मुझे नसीहत करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल न था। और ये ऐसी बात थी कि मैं अम्मी से कह भी नहीं सकती थी। मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपनी अम्मी के साथ उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी अम्मी मुझे कभी भी मेरे पति की इजाज़त के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, क्या ना करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि अलमारी खोल कर देखती हूँ कि आखिर आमिर मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाते हैं। मैं फ़ौरन से उठकर खड़ी हो गई, धीरे धीरे से चलती हुई कमरे में आई। आमिर की अलमारी खोली, सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन मुझे वह मेडिसिन कहीं नहीं मिली। फिर मैं दराज में देख लिया, उसमें भी कुछ ज़रूरी कागजात थे, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वह लॉक था। मैं समझ गई कि वह दवाई आमिर ने इस लॉकर में रखी है। रात को जब आमिर वापस आया तो उसने खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। मैंने खाना नहीं खाया था। रात को सोते वक्त मैं दूध पी लिया। इसमें पहले ही आमिर कमरे में आता, मैं फ़ौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि आमिर को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है मुझे सोया हुआ देखकर वे मुझे मेडिसिन ना खिलाएं और मुझ पर नींद तारी हो। आखिर में रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ ही देर बाद आमिर कमरे में आया। मुझे बेड पर सोता देखकर करीब आया, बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा उठकर बैठो। मेरी आंखें खोली तो आमिर माथे पर 13वीं चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा कि आमिर मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, मेरी कमर में शरीर दर्द है। मेरी बात सुनकर आमिर कहने लगा ये बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए। चलो उठो, मेडिसिन खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा आखिर आपने अपनी अलमारी में मेडिसिन क्यों रखी है? मेरी बाकी मेडिसिन के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब से मुझे देखा। कहने लगा तुम ये कैसे जानती हो कि मेरी तुम्हारी मेडिसिन को अलमारी के लॉकर में रखा हुआ है? मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। जल्दबाजी में शायद
कुछ गलत बोल दिया था। मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने सोचा कि आज मैं खुद मेडिसिन खा लूँ। मैं आपकी अलमारी देखी तो कहीं पर वह दवाई मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद आपने खुद लाकर में रखी होगी। मैंने एक बहाना तराशा था। वह कहने लगा, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वह दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता हूँ और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं तुम्हें ही खिलाऊँगा। मैंने कहा, आमिर मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं क्या? और बच्चा पैदा करने के लिए एक मुकम्मल ट्रीटमेंट होता है और वह कोई डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। यूँ खुद ही से मेडिसिन खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा कि शायद मेरी इस बात पर आमिर मुझे वह दवाई ना दे, लेकिन वह कहने लगा कि मैं जानता हूँ मैं दवाई हर औरत को पेट से कर देती है, तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। मैंने कहा, मैं आज कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि आमिर हाइपर हो गया और उसने मुझे ज़बरदस्ती दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही कैफियत होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैंने एक तरकीब लड़ाई। रात के वक्त मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा जहां से मेरा बेड आसानी से नज़र आ सकता। रात को आमिर ने फिर मुझे दवाई खिलाई और मेरी वही कैफियत होने लगी। सुबह जब मैं उठी तो आमिर के ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से वह कैमरा उठाया, उस पर लगी वीडियो देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होशो आवाज़ उड़ गए। मैंने वह पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी। मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपनी चक्कर आते हुए सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरे पति मेरे साथ रात को करता था वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि आमिर वापस आता, मैं अपने माता पिता को अपने घर बुला लिया, सारी सच्चाई उन्हें बता दी। सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी। मेरे पापा अपने सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि आमिर एक नाम मुकम्मल इंसान था। इस काबिल ना था कि औलाद पैदा कर सकता, बल्कि वह इस काबिल बिन था कि बीवी के पास आ सकता। मुझ पर यह रौब जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए वह मुकम्मल मर्द है। वह रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था जो मेरे साथ गंदा काम करते थे। मेरे माता पिता ने आमिर पर केस कर दिया, मुझे तलाक भी दिलवा दी। आमिर की इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी ने उसे इसी बात पर तलाक ली थी। वह एक नामर्द और औलाद पैदा ना करने के काबिल था। शायद अपनी इस आहान को छुपाने के लिए और अपनी बीवी को यह साबित करने के लिए कि वह औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे यही कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है, करने वाला एक से ज़्यादा लोग हैं। उस वक्त मैं सुनकर हैरान रह गई थी कि काश बात झूठ हो, लेकिन आमिर मुझे बेहोश करने के लिए नींद की दवाई देता था कि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपनी आन को तस्कीन पहुंचा सके, अपनी पहली बीवी पर यह जताने के लिए कि वे मुकम्मल है और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। धन्यवाद दोस्तों।